हाँ जी, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं किसके बारे में? कार्बन और इसके कंपाउंड्स के बारे में। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 एलिमेंट्स हैं, इसके बावजूद जो है कार्बन के लिए हम लोग एक अलग केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं? बताइए क्यों पढ़ रहे हैं? डेली लाइफ। बिल्कुल सही है, डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की लाइफ की, तो ह्यूमन की जो लाइफ है वो कार्बन बेस्ड है। अगर आप बात करते हो कार्बोहाइड्रेट्स की, अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, जो कि इनिशियल फूड है हमारे लिए, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फूड के अंदर है। या अगर हम बात करते हैं प्लांट की, तो प्लांट की बॉडी किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। प्लांट किस फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं? प्लांट स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हम लोग किस फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, या बात करें विटामिन की, प्रोटीन की, हार्मोन्स की, ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई है? कार्बन से बनी हुई है। ठीक है, अगर आपका किसी से लगाव हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? हार्मोन्स की वजह से हो रहा है या इमोशंस की वजह से हो रहा है? वो क्या है? वो सारे के सारे क्या हैं? कार्बन के कंपाउंड्स। इज इट क्लियर? इसके अलावा अब भाई कोई छोड़ के जाएगा, उसके बाद दर्द होगा, उस दर्द की दवा क्या है? वो भी कार्बन का कंपाउंड है। इथाइल अल्कोहल पियोगे या उसके बाद सिगरेट पियोगे या गुटखा खाओगे, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर भी मल्टीपल बेंजीन से जुड़े हुए कंपाउंड्स हैं, और ये सब क्या है? कार्बन के कंपाउंड्स हैं। ये सब क्या है? कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तो खुशी भी कार्बन की वजह से मिल रही है और दर्द भी कार्बन की वजह से मिल रहा है, और ऐसा लगता है कि दर्द का जो निवारण है वो भी कार्बन की वजह से मिल रहा है। इवन ये तक कई साइंटिस्ट ने कहा है कि कार्बन के मॉलिक्यूल्स के बीच में वाइटल फोर्सेज होते हैं, और वाइटल वर्ड जो है समवेयर रिलेटेड टू गॉड होता है। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें, नॉर्मली अगर हम बात करें, इवन आप जिस चेयर पे बैठे हुए हैं वो जिस प्लास्टिक से, पीवीसी से बनी हुई है, वो भी क्या है? कार्बन का कंपाउंड है। अगर आप नेचुरली भी देखेंगे, ह्यूमन से एसोसिएटेड केमिस्ट्री ज़्यादातर वो सारी की सारी क्या है? कार्बन है। एसी में मजे ले रहे हैं आप CFCs की वजह से, या रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब क्या है? कार्बन के कंपाउंड से। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि आखिर कार्बन में ऐसा क्या है? कार्बन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं? कार्बन में ऐसा क्या है कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं? तो अगर हम बात करें कार्बन की, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? दैट इज Z, वो आपका 6 है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें अगर, EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो हो जाएगा आपका 24। तो कार्बन की यहाँ से कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी कार्बन की है कि ये क्या है? टेट्रावैलेंट। क्या है? टेट्रावैलेंट। इसके पास टेट्रावैलेंसी है। इसके पास क्या है? टेट्रावैलेंसी। कहने का मतलब ये है कि कार्बन अपने साथ अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है तो 4 एलिमेंट्स को जोड़ सकता है, या टोटल मैक्सिमम कार्बन जो बॉन्ड बनाएगा वो कितने बनाएगा? 4 ही बनाएगा। मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनाएगा? 4 बनाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी तो टेट्रावैलेंट की है। दूसरी प्रॉपर्टी है किसकी? कैटिनेशन की। इसकी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ सकता है और डिफरेंट मैनर में जुड़ सकता है। आप इवन आप देखोगे कि साइकिल का फॉर्मेशन होगा, अगर आपको बेंजीन याद हो, या साइक्लोपेंटेन, या बहुत सारे कंपाउंड, हर एक मैनर में ये क्या होता है? जुड़ जाता है। कार्बन और कार्बन से जुड़ जाता है, और जब एक एलिमेंट अपने से जुड़ता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। अब कैटिनेशन ऐसा नहीं है कि केवल इसी के पास है, इसी ग्रुप का सिलिकॉन है उसके पास भी कैटिनेशन है, और भी फास्फोरस के पास कैटिनेशन है, लेकिन इसका जो कैटिनेशन होता है वो सबसे अच्छा होता है। इसका कैटिनेशन सबसे अच्छा होता है। कैटिनेशन की वजह से ही मल्टीपल बेंजीन्स आपस में जुड़ती हैं, बहुत सारी बेंजीन जुड़ती हैं, जिससे जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन के, उनके अंदर कार्सिनोजेनिसिटी और टॉक्सिसिटी होती है। जैसे कैंसर है, कैंसर के जो कैंसर जिनकी वजह से हो रहा है वो भी कार्बन के कंपाउंड से है। तो दर्द भी यही दे रहा है और मुक्ति भी यही दे रहा है, और जीवन भी हम लोग जी रहे हैं वो कार्बन के कंपाउंड्स की वजह से जी रहे हैं। जो हमें एनर्जी मिल रही है फूड के फॉर्मेशन में, वो भी कार्बन के कंपाउंड्स की वजह से मिल रही है। ज़्यादातर मेडिसिन जो आप ले रहे हैं, कोरोना में जो है क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर ने काफ़ी काम किया, इथाइल अल्कोहल से बना हुआ,
कई लोगों ने इथाइल अल्कोहल से की वजह से इकोनॉमी भी बढ़ाई, क्योंकि देश को भी बचाया। इथाइल अल्कोहल ने लाइन में लग गए, उनको कोरोना कुछ ही नहीं कर पा रहा था बेचारा, क्योंकि तो लेने ही जा रहे थे। और उसके बाद इतना नोबल कॉज कर रहे थे तो प्रॉब्लम ही नहीं थी कोई। भगवान ने भी कहा भाई इनको कुछ नहीं होना चाहिए, अगले दिन फिर लाइन में लगेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी होती है आइसोमेरिज्म की, एक प्रॉपर्टी होती है आइसोमेरिज्म की, एक प्रॉपर्टी होती है आपकी आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है? आइसोमेरिज्म हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बीच बीच में आएगा। आइसोमेरिज्म बेसिकली, आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उसके स्ट्रक्चर या ऑप्टिकल रोटेशन ये सारी चीज़ें अलग हो। क्योंकि अगर हम आइसोमेरिज्म को बात करेंगे तो आइसोमेरिज्म पूरा एक बड़ा टॉपिक है, जो कि हम लोग कुछ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, थोड़ा सा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हेलोएल्केन्स एंड एल्केन्स चैप्टर में हम जो पढ़ाएंगे वो आपको 11th का जो भी बेसिक हमें जरूरत पड़ेगी वो यहीं पढ़ा देंगे। इसके अलावा जीओसी चैप्टर अलग से भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? उसके लिए थोड़ा हमें समय देना पड़ेगा, लेकिन जो भी हमें बेसिक चीज़ों की जरूरत पड़ेगी कि होमोलिसिस क्या होती है, हेटेरोलिसिस क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करते जाऊँगा, क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं आता, जो कि सही भी है, जो कि सही भी है, ठीक है? तो ये हमें हमारे इतने सारे कार्बन के कंपाउंड्स पाए जाने का एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना सारा कुछ है जो कि हम लोगों से एसोसिएट करता है। ह्यूमन जो ऐसा कहा जाता है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो कार्बन बेस्ड है। वो क्या है? कार्बन बेस्ड है। तो अब जिस एलिमेंट के ऊपर हम लोग बेस्ड हैं उनके बारे में जानना ज़्यादा जरूरी है। इजैक्टली। तो अगर हम लोग हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एल्काइल ग्रुप को समझना पड़ेगा कि आखिर एल्काइल ग्रुप क्या है। ध्यान से समझिए। अगर हम बात करते हैं एल्काइल ग्रुप की तो एल्काइल ग्रुप होता है आपका क्या? R, और इसका एक बॉन्ड खाली होगा, एक बॉन्ड खाली होगा। अगर हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला की बात करें, जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+1 और एक बॉन्ड खाली होगा जहां n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। GF का मतलब क्या है? जनरल फॉर्मूला, ठीक है? कुछ और मत समझिए। अब अगर हम लोग IUPAC नेमिंग में जाएं तो IUPAC नेमिंग में हम लोग क्या करते हैं? एल्केन से एन हटाकर क्या लगा देते हैं? YL लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? YL लगा देते हैं। एल्केन से एन हटाकर क्या लगा देते हैं? YL लगा देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि n इक्वल टू 1 रख दे इस फॉर्मूले में। अगर इस फॉर्मूले में हम लोग n इक्वल टू 1 रखते हैं तो n इक्वल टू 1 आप जब रखोगे तो क्या हो जाएगा? C1H2 × 1 + 1 और एक बॉन्ड खाली होगा तो ये क्या हो जाएगा? C1H3 बेसिकली हो जाएगा CH3। क्या हो जाएगा? CH3। अब कई बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में CH3 की जगह क्या लिखा होता है? Ma लिखा होता है। क्या लिखा होता है? Ma लिखा होता है। अब एक ही कार्बन है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड रूट क्या होते हैं। वर्ल्ड रूट, वर्ल्ड रूट अगर मान लीजिए एक कार्बन है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? मेथ। 2 कार्बन हो तो उसके लिए क्या लिखेंगे? एच। 3 कार्बन हो तो इसके लिए क्या लिखेंगे? प्रो। 4 कार्बन हो तो इसके क्या लिखेंगे? ब्यूट। और 5 कार्बन हो तो क्या लिखेंगे? पेंट। और 6 कार्बन हो तो क्या लिखेंगे? हेक्स। 7 कार्बन हो तो क्या लिखेंगे? हेक्ट। 8 कार्बन हो तो क्या लिखेंगे? ऑक्ट। 9 कार्बन हो तो क्या लिखेंगे? और 10 कार्बन हो तो क्या लिखेंगे? अगर 10 कार्बन होगा या 10 कार्बन होगा तो लिखेंगे डेक। अगर 11 होगा तो क्या लिखेंगे? अनडेक। अगर 12 होगा तो क्या लिखेंगे? डूडेक। और अगर 20 होगा तो क्या लिखेंगे? आइकोस। क्या लिखेंगे? आइकोस लिखेंगे, ठीक है? वैसे 10 तक ही याद होना चाहिए। मैंने आपको 20 तक लिख दिया कि आपको ऐसा लगे मुझे नहीं आता, ठीक है? मुझे आता है, लेकिन जरूरत हमें कहाँ तक की है? 10 तक की है। आपको 10 तक से ज़्यादा नहीं आएगा। अब देखो, अगर यहाँ आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर एक ही कार्बन है CH3, तो CH3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? मीथेन। और मीथेन से हम लोग एन को हटाकर क्या लगा देंगे? YL लगा देंगे। क्या लगा देंगे? YL। तो क्या हो जाएगा? मिथाइल। क्या हो जाएगा? मिथाइल। इसी तरीके से जब आप 2 कार्बन ले लोगे दैट इज C2H5। C2H5 तो कई बार इसको ET भी लिख दिया जाता है, खास करके नीट और जेई। इथाइल को क्या लिख दिया जाता है? ET।
अब इथाइल को अगर ओपन करके लिखोगे तो कुछ ऐसे लिखोगे, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और उसके बाद कार्बन की बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे लाइक दिस, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और एक बॉन्ड खाली होगा, एक बॉन्ड खाली होगा जिससे कोई और एलिमेंट आके जुड़ सकता है। ठीक है, अब इसमें कितने कार्बन है, 1 और 2, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। क्या नाम हो जाएगा, इथाइल। क्या नाम हो जाएगा, इथाइल। अगर हम लोग 3 कार्बन ले लें, N=3 ले लेते हैं, यहाँ हम लोगों ने क्या किया, N=2 ले लिया, N=3 ले लेंगे तो N=3 में क्या हो जाएगा, C3H7। अगर इसको ओपन करके लिखोगे तो कार्बन 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 और सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और हर एक कार्बन की वैलेंसी पूरी करेंगे हाइड्रोजन से। इस कार्बन की एक वैलेंसी हो गई है तो 3 हाइड्रोजन, इसकी 2 हो गई है तो 2 हाइड्रोजन, और इसकी 2 करनी है क्योंकि एक वैलेंसी को क्या करना है, खाली रखना है। वो आप इस कार्बन से भी रख सकते हो, आप चाहो तो बीच वाले से भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे भी रख सकते हो। इज इट क्लियर? हाँ या ना बोलो भाई। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ एट प्रो, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। तो 3 कार्बन हो और एक वैलेंसी खाली हो तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोपाइल बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे एल्काइल ग्रुप की। अब देखो ध्यान दो आप, तो एल्काइल ग्रुप में एक बॉन्ड खाली है, एल्काइल ग्रुप में क्या है, एक बॉन्ड खाली है। तो अगर इस बॉन्ड को हम लोग किसी एलिमेंट से रिप्लेस कर दें, किसी ऐसे एलिमेंट को जोड़ दें जिसकी वैलेंसी क्या है, 1 है, जिसकी वैलेंसी क्या है, 1 है, तो एक नया ग्रुप बन जाएगा या एक नया कंपाउंड बन जाएगा। और उसको जोड़ने के लिए हम लोग कौन सा ग्रुप जोड़ेंगे, हेलोजन जोड़ेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ग्रुप 17 की। किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप 17 की, जिनको क्या कहा जाता है, हेलोजेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेलोजेंस। इसलिए कहा जाता है कि ज्यादातर सॉल्ट का फॉर्मेशन जो है इन्हीं से होता है। ठीक है, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जनरेशन का मतलब होता है प्रोड्यूस होना। ठीक है, तो हेलोजन में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और एक AT आएगा, लेकिन ये रेडियो एक्टिव है। ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, इसे हम लोग नहीं लेंगे। तो हमारे लिए हेलोजन सिर्फ कितने हैं, ये 4 हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये वाला X वो ट्विटर वाला नहीं है और नहीं ये वाला X है, समझे करण? तो ज़्यादा दुखी मत होना। X, और अगर आप फ्लोरीन को देखोगे, अभी तक हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि फ्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। तो हेलोजेंस की भी वैलेंसी क्या हो जाएगी, X की वैलेंसी भी 1 है, और X= हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब अगर हम एल्काइल ग्रुप से R से X को जोड़ दें, R से X को जोड़ दें तो एक नया कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम है एल्काइल हैलाइड। जिसका नाम क्या है, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, एल्काइल हैलाइड्स। अब इनका अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला की बात करें तो वो हो जाएगा CnH2n+1 X, CnH2n+1 X, जहां पर X= क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इसकी जनरल नेमिंग क्या हो जाएगी, जनरल नेमिंग इसकी यही रहती है, एल्काइल हैलाइड। जनरल नेमिंग क्या हो जाएगी, एल्काइल हैलाइड। क्योंकि जब आप क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन जनरल नेमिंग के फॉर्म में पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं, आपको IUPAC नेमिंग के साथ साथ आपको पता होना चाहिए जनरल नेमिंग क्या है। ठीक है, तो इसकी IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगी, इसकी IUPAC नेमिंग हो जाएगी आपकी हेलो एल्केन। क्या नाम हो जाएगा, हेलो एल्केन। तो जो चैप्टर का नाम है वो किसके बेसिस पे रखा गया, IUPAC के बेसिस पे रखा गया, हेलो एल्केन्स। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें इसका नाम क्या होगा, एल्काइल हैलाइड्स भी होगा। क्या होगा, एल्काइल हैलाइड्स भी होगा। अब हेलो में अगर आप ध्यान दो तो क्लोरीन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोरो। ब्रोमीन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रोमो। आयोडीन के लिए हम लोग लिखेंगे आयोडो, और फ्लोरीन के लिए लिखेंगे फ्लोरो। क्या लिखेंगे, फ्लोरो। आयोडीन के लिए हम लोग लिखेंगे फ्लूरो। ठीक है,
हाइड्रोजन के लिखेंगे फ्लोरो। मान लीजिए कि हम लोग एक कंपाउंड ले लेते हैं, दैट इज CH3Cl। क्या हो जाएगा? CH3Cl। तो इसकी जनरल नेमिंग क्या हो जाएगी? एक ही कार्बन है तो एल्काइल। एल्काइल का मतलब क्या हो जाएगा? मिथाइल। और क्लोरीन है तो क्या हो जाएगी? क्लोराइड। क्या हो जाएगी? क्लोराइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्लोराइड। ये आपकी जनरल नेमिंग है। ये आपकी क्या है? जनरल नेमिंग है। इसकी अगर हम लोग IUPAC नेमिंग लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगी? क्लोरो का Cl पहले, तो पहले लिखा जाएगा हेलो। पहले हेलो एल्केन्स, पहले लिखा जाएगा आपका क्लोरोमीथेन। क्या लिखा जाएगा? क्लोरोमीथेन। क्या लिखा जाएगा? क्लोरोमीथेन। अगर मान लीजिए कि हम लोग दूसरा एक कंपाउंड ले लें, CH3CH2Cl। CH3CH2Cl, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? सबसे पहला रूल होता है यूपीएससी का लॉन्गेस्ट चेन बनाना। क्या होता है? लॉन्गेस्ट चेन बनाना। तो लॉन्गेस्ट चेन, और लॉन्गेस्ट चेन जो बनाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन का बनाया जाता है। ठीक है, हमें सिर्फ कार्बन से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं। जहाँ कहीं भी कार्बन होगा उसी को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर 2 ही कार्बन है और क्लोरीन लगा रखा है, तो क्या हो जाएगा? क्लोरोमेथेट, क्लोरोइथेन। क्या हो जाएगा? क्लोरोइथेन। क्या हो जाएगा? क्लोरोइथेन। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अलग एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, मान लीजिए ले लेते हैं CH3CH2Br, या ले लेते हैं CH3CHBr ये ले लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही हो जाएगी। अब इसमें नंबरिंग भी करना पड़ता है। नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पर क्या हो? फंक्शनल ग्रुप पहले लगा हो, उस कार्बन से। याद रखना, कार्बन को नंबरिंग देते हैं और किसी एलिमेंट को नंबरिंग नहीं देंगे, कार्बन को नंबरिंग देंगे। 1 2 3, 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। अगर हम इसकी बात करते हैं 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। IUPAC की सबसे पहला रूल होता है लॉन्गेस्ट चेन रूल। दूसरा रूल होता है कि फंक्शनल ग्रुप को हम लोग लीस्ट नंबर देंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप हमेशा ध्यान रखिए कि कार्बन को नंबरिंग दिया जाता है, कार्बन से ही मतलब है हमें। लॉन्गेस्ट चेन में भी हर्ष केवल कार्बन को ही ध्यान देते हैं। इज दैट क्लियर? अब जैसे मान लीजिए एक हम कंपाउंड ले लेते हैं CH3CHBr CHCl CH3, बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, कई बार ये कई सारे एग्जाम से पूछा भी गया। तो अब इसमें जब आप लॉन्गेस्ट चेन बनाओगे तो लॉन्गेस्ट चेन तो सीधा बन रहा है, दिख रहा है आपको, लाइक दिस। अब जब इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 पे ब्रोमीन लगी हुई है, और इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 पे क्लोरीन लगी हुई है। तो चाहे कहीं से भी नंबरिंग करो, सेकंड पे एक सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक है, दोनों साइड से सेकंड पे है। तो अब ऐसे में हम ये ध्यान देंगे कि अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है। ब्रोमो का B पहले आता है और क्लोरो का C बाद में आता है। तो नंबरिंग वहां से होगी जहां पे ब्रोमो का B आता हो, 3 4। और लिखेंगे भी हमेशा पहले अल्फाबेटिकली जो पहले आते हैं, लिखेंगे भी उसी को जो अल्फाबेटिकली पहले आते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हो गए आपके। कुछ और अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग ले लें, मान लीजिए CH3CHBr CL, CH2CHCl CH2CH3, यहाँ पर Br ले लें। अब ध्यान दो आप, अब यहाँ से देखोगे तो सेकंड पे Cl लगा हुआ, ठीक है, और इधर से देखोगे तो थर्ड पे Br लगा हुआ। तो अब इसमें एक चीज और होता है, एक और रूल होता है लोवेस्ट लोकेंट रूल। अब इसमें हम लोग नंबरिंग यहीं से करेंगे, क्योंकि जो पहला सब्स्टिट्यूटेंट आ रहा है वो यहाँ पर कहाँ से आ रहा है? सेकंड पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? सेकंड पे आ रहा है। तो लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले बनाएंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी हो जाएगी ये, दैट इज 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, लेकिन जब लिखते हैं हम लोग तो लिखने में सबसे पहले Br को ही लिखेंगे। 4 ब्रोमो 2 क्लोरो, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो
और 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा हेक्सेन। और सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सारे के सारे किससे जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो हेक्सेन हो जाएगा एन। जैसे कि मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल दे रखा है ये CH3 CH2Br, तो अब अगर आप लॉन्गेस्ट चेन बनाओगे तो कैसे बनाओगे लॉन्गेस्ट चेन? अब लॉन्गेस्ट चेन बनाओगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहीं से जाओ तो 3 ही होंगे, लेकिन Br को हमें मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि Br एक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से नंबरिंग चालू होगी 1 2 3। अब जो CH3 है वो यहाँ पर क्या है साइड में आ रहा है या सब्स्टिट्यूटेंट है, क्या है सब्स्टिट्यूटेंट है। तो जब CH3 का मतलब एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेंट में आते हैं तो इनको लिखेंगे हम लोग 2, और एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप है तो लिखेंगे मिथाइल। क्या लिखेंगे मिथाइल, 2 मिथाइल 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल 1 ब्रोमो। लेकिन इसमें ध्यान दो, एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा, अल्फाबेटिकल रूल भी ध्यान देना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा 1 ब्रोमो, क्या लिखना पड़ेगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन है 3 कार्बन है तो आ जाएगा प्रोपेन। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग 11th का एक बात समझते हैं कि अगर आप IUPAC को समझें, अगर हम IUPAC को समझें तो IUPAC में हमें क्या क्या चीज़ें जाननी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें जान लें तो IUPAC नेमिंग हो जाएगी। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि IUPAC सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों से बनी होती है। एक होगा आपका क्या वर्ड रूट, वर्ड रूट सबसे मेन होता है। एक होगा आपका वर्ड रूट, वर्ड रूट सबसे मेन होता है। और वर्ड रूट के जस्ट पहले लगे होते हैं क्या प्रीफिक्स। क्या लगे होते हैं प्रीफिक्स। वर्ड रूट के पहले क्या लगे होते हैं प्रीफिक्स, और वर्ड रूट के बाद में क्या लगे होंगे सफिक्स लगे होंगे। वर्ड रूट के पहले लगेंगे प्रीफिक्स और वर्ड रूट के बाद में लगेंगे सफिक्स। वर्ड रूट के बाद में लगेंगे सफिक्स। तो IUPAC जो है ये 3 चीजों से बनी होगी सिर्फ। अब जो आपका प्रीफिक्स है उसके अंदर 2 पार्ट होंगे, उसके अंदर क्या होंगे 2 पार्ट होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसी तरीके से सफिक्स के भी 2 पार्ट होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। P का मतलब प्राइमरी, S का मतलब सेकेंडरी। प्रीफिक्स के प्राइमरी में हमेशा साइक्लो आता है, क्या आता है साइक्लो आता है, और सेकेंडरी में सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप आते हैं, सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप्स की नेमिंग करी जाती है। और सफिक्स के प्राइमरी में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एन होगा, डबल बॉन्ड होगा तो इन होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन होगा। और सेकेंडरी में आते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी में आते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे कि OH, जैसे कि C डबल बॉन्ड OH, और जैसे कि CHO एक्सेट्रा। अलग से हम लोग डिटेल में फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी IUPAC आपको लिखनी है, उस IUPAC में सिर्फ और सिर्फ इतनी चीजें होंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इसी के अंदर सारी IUPAC कवर हो जाएगी, इसी के अंदर सारी IUPAC कवर हो जाएगी। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल लिखा हुआ है आपका कुछ इस तरीके से, एक ट्रायंगल बना हुआ है और इस पे लगा हुआ है ये ब्रोमो, Br लगा हुआ है। तो ये जो हमने बनाया है वो क्या बनाया है लाइन स्ट्रक्चर बनाया है। ये क्या है लाइन स्ट्रक्चर, लाइन स्ट्रक्चर है। लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता, कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता। अब ध्यान दो, जहां जहां कॉर्नर है वहां वहां क्या होगा कार्बन होगा, जहां जहां कॉर्नर है वहां वहां क्या होगा कार्बन होगा। अब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, एक कार्बन से Br लगा दीजिए। और कार्बन की जो बाकी वैलेंसी है, क्योंकि कार्बन की टोटल वैलेंसी कितनी होती है 4, टेट्रावैलेंट है। तो यहाँ पर देखो 2 बॉन्ड बन चुके हैं, तो 2 हाइड्रोजन होंगे जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन होगा जो कि दिखाई नहीं दे रहा। तो ये लाइन स्ट्रक्चर से मैंने नॉर्मल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी IUPAC नेमिंग क्या होगी
1 2 3 तो हो जाएगी आपकी, इसकी आईयूपीएसी नेमिंग हो जाएगी 1 ब्रोमो। अब ये साइकिल लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा साइक्लो, 1 ब्रोमो साइक्लो। और कितने की साइकिल है 3 की, और तीनों की तीनों साइकिल में सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है तो लिखेंगे 1 ब्रोमो साइक्लो प्रोपेन। क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो साइक्लो प्रोपेन, 1 ब्रोमो साइक्लो प्रोपेन। जैसे कि मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए BrCl और CH3 ऐसा कुछ हो जाए तो इसकी नेमिंग क्या होगी, स्टार्ट हम लोग करेंगे ब्रोमो से क्योंकि सारे सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप लगे हुए हैं और ब्रोमो का बी कहाँ आता है पहले आता है, लिखा भी पहले यही जाएगा तो लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 मिथाइल और साइक्लो है तो साइक्लो और 5 कार्बन है तो क्या लगेगा पेंटेन, क्योंकि ईच कार्बन किससे जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ईच कार्बन किससे जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से। नोट कर लीजिए। एग्जांपल ले लें जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अभी जो वही हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन, उसमें हम लोग एलिफैटिक पार्ट्स को पढ़ रहे हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी तक मैंने चैप्टर नहीं लिखा। अभी चैप्टर में अगर चैप्टर के नाम को देखो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, उसमें मैं सिर्फ पहले वाले पार्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स की जनरल नेमिंग क्या होती है एल्काइल हैलाइड। जनरल नेमिंग क्या होती है एल्काइल हैलाइड। तो पहले एल्काइल हैलाइड समझेंगे फिर पढ़ेंगे अराइल हैलाइड्स। अराइल हैलाइड्स को हम लोग क्या कहते हैं हेलो एरीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं हेलो एरीन्स। तब जाके चैप्टर का नाम लिखेगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग अब देखिए एक चीज होता है एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होते हैं एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एलिफैटिक जो सिंपल चेन वाले हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो हकल रूल को फॉलो करते हैं। जो किसको फॉलो करते हैं हकल रूल को फॉलो करते हैं। या नॉर्मल तरीके से अगर यहाँ पे हम लोग बहुत रफली अगर मैं बोलना चाहूँ तो बेंजीन वाले एरोमेटिक होंगे और बिना बेंजीन वाले एलिफैटिक होंगे। क्या होंगे एलिफैटिक। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी क्लियर कर लीजिए। लेकिन साइकिल होना चाहिए। साइकिल होने एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक होना जरूरी है। एक तो साइक्लिक होना जरूरी है और दूसरी बात की हकल रूल को फॉलो करना जरूरी है। हकल रूल का एक फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। अब मान लीजिए कि इन्हीं में कहीं पर डबल बॉन्ड अगर आ जा रहा है, मान लीजिए कोई कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2Br है, या हम लोग कहें CH2 CH2Br। तो अब आप ध्यान दीजिए इसमें लॉन्गेस्ट चेन अगर देखोगे तो लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो लॉन्गेस्ट चेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगी। इज इट क्लियर। अब ध्यान दो आप, अब आपको ये पता होना चाहिए प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो मैं आपको धीरे धीरे बताता चल रहा हूँ और एक साथ एक बार लिख भी दूंगा, पूरा भी बता दूंगा। अभी के लिए आप ये याद रखो कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनका प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होता है हैलोजन से। उनका प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होता है हैलोजन से। और प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होने का मतलब सिंपल ये है कि जब IUPAC नेमिंग लिखी जाती है तो उनको प्रायोरिटी में हम लोग आगे ध्यान देते हैं। हैलोजन्स के पहले हम लोग डबल बॉन्ड को ध्यान देंगे। इज दैट क्लियर। तो जब नंबरिंग होगी तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर दिया जाए, हैलोजन चाहे कुछ भी मिले। इज दैट क्लियर। तो जब आप यहाँ से नेमिंग लिख रहे हो तो 1 2 3 पे हैलोजन आ रहा है, अब सॉरी डबल बॉन्ड आ रहा है। हैलोजन को तो 1 दे दिया लेकिन डबल बॉन्ड को कितना मिल रहा 3 मिल रहा। लेकिन इधर से जब कर रहे हो तो डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा 2 मिल रहा। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2। अब लॉन्गेस्ट चेन रूल तो ठीक है, लेकिन जब कभी भी अनसैचुरेशन की बात आती है, मैं एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। अनसैचुरेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो जब अनसैचुरेशन की बात आती है तो जब IUPAC में अगर डबल बॉन्ड के एक कार्बन को आपने 1 नंबर दे दिया तो जस्ट अगला नंबर इसी को देना पड़ेगा, भले चाहे वो लॉन्गेस्ट चेन रूल फॉलो हो या ना हो। तो 1 2 2 के बाद अगला इसी को देना पड़ेगा 3। क्या क्लियर। मान लो कोई इधर पे चेन होती तो इधर भी जा सकते थे लेकिन नहीं जाएंगे, हमें आगे ही जाना पड़ेगा। अगला नंबर जस्ट उसके अगले कार्बन को मिलेगा 3 4 5 3 4 5। तो ध्यान दीजिए अब इसको तो पहले ही लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटेंट है ये,
तो लिखेंगे 5 ब्रोमो मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट पेंट 2E। अगर आपको याद होना चाहिए कि जो आपके डबल बॉन्ड होते हैं C डबल बॉन्ड C, ये क्या है, ये आपकी एल्कीन है। ये क्या है, एल्कीन है। इनका फॉर्मूला होता है CnH2n। इनका जनरल फॉर्मूला होता है GF, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, जहां पर n इक्वल टू क्या होगा 2 3 4 से चालू होगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन तो होने चाहिए ना। तो इसके लिए जो IUPAC नेमिंग लिखते हैं हम लोग, वो क्या लिखते हैं, वो करते हैं कि एल्केन से एन हटाकर क्या लगा देते हैं, इन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इसलिए यहाँ पर पेंटेन का एन हट गया। इज दैट क्लियर? जैसे कि मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है, ये कई बार आपके पेपर में पूछा गया है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो, और अब तो यूपी बोर्ड में भी NCERT वाली बुक लग गई है। बस हिंदी मीडियम ज़्यादातर रहता है तो हिंदी में लगी हुई है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर भी हम लोग लगा दें 1 2 3, 1 मिनट, और फिर आगे लेके चले जाएं, दिस इज CH3 और Br। तो अगर हम लोग इसकी नेमिंग करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, तो एक बात आपको याद रखनी होगी, जहाँ जहाँ कॉर्नर है वहाँ क्या है, कार्बन है, और जहाँ से कई सारे कंपाउंड जुड़े हुए हैं वो भी कार्बन है। तो ये वाला भी कार्बन है, ये वाला भी कार्बन है, और ये वाला भी कार्बन है। अब मैं इसको ओपन करके भी लिख दे रहा हूँ, तो देखिए इसको, इस कार्बन को मैंने यहाँ लिख दिया CH3, इस कार्बन को यहाँ लिख दिया CH। देखो ये वाला हाइड्रोजन और ये आगे जाके डबल बॉन्ड, फिर इस कार्बन को यहाँ लगा दिया CH3, और यहाँ पर लगा दिया आपका CH3 Br। तो ये और ये दोनों के दोनों कंपाउंड क्या है, सेम। लेकिन अब हमें इसी से ही नेमिंग करना सीखना पड़ेगा। तो अगर आप नेमिंग करते हो तो यहाँ से 1 2 पे आ रहा, 3 4 5, और यहाँ से करोगे तो 1 2 3 पे आ रहा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, यानी 1 2 3 4 और 5। इज दैट क्लियर? अब ध्यान दो, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 4 पे क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है सब्स्टिट्यूटेंट में, और आपको ये देना होगा कि 4 पे CH3 भी है और 3 पर भी CH3 है। 4 पर भी CH3 है और 3 पर भी CH3 है। अब लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, तो अब इसकी नेमिंग क्या होगी, इसकी नेमिंग होगी 4 ब्रोमो, ठीक है, और 3 4 डाई। अब 2 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं। 3 4 डाई मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। पेंट, और पेंट में से एन हटाना होता है क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो पेंट 2 क्या हो जाएगा, पेंट 2E। तो इसकी नेमिंग हो जाएगी 4 ब्रोमो 3 4 डाई मिथाइल। अगर सब्स्टिट्यूटेंट एक से ज़्यादा है, तो 2 के लिए डाई लगाएंगे, 3 के लिए ट्राई लगाएंगे, और 4 के लिए क्या लगाएंगे, टेट्रा लगाएंगे, 5 के लिए पेंटा लगाएंगे, 6 के लिए क्या लगाएंगे, हेक्सा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हेक्सा लगाएंगे। 6 के लिए क्या लगाएंगे, हेक्सा लगाएंगे। अब मान लो अगर डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस कर दें, किस में, डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस कर दें साइकिल में। डबल बॉन्ड को किस में इंट्रोड्यूस कर दें, साइकिल में। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये है कोई मॉलिक्यूल, ठीक, सिंपल मॉलिक्यूल लेते हैं। कितने कार्बन है इसके अंदर, 6 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। और कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स। और अगर किसी कहीं से भी कर लो तो 1 पे ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, हेक्सीन। क्या हो जाएगा, हेक्सीन। लेकिन अगर इसी में अगर हम लोग हेलोजन को जोड़ दें, क्या जोड़ दें, हेलोजन जोड़ दें, यहाँ पर Br लगा दें, यहाँ पर क्या लगा दें, Br लगा दें। तो आप ध्यान दो, यहाँ से क्या हो जाएगा, नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस मिलेगी हेलोजन और डबल बॉन्ड में। तो डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे ध्यान देना, करना ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4। अब इसको कवर करते हुए हमें ये ध्यान देना है कि Br को लीस्ट नंबर दें।
Br को भी लिस्ट नंबर दें और इसको भी। अब ऐसा ना करते कि यहाँ से चालू करके और ये आ रहा है 6 पे, इधर से करके अगर पहले आ सकता है तो पहले ले। इज इट क्लियर? आया ना बोलो। इस तरीके के क्वेश्चन जेईई में पूछे गए, ठीक है। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? इसकी नेमिंग हो जाएगी 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 1E। क्या हो जाएगी? 1E। वैसे इन भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इन भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इज दैट क्लियर? आगे हम लोग समझते हैं कि आखिर हेलो एरीन्स क्या है, क्योंकि अगर इसमें इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा लग जाएगा टाइम पे। हेलो एरीन्स को अगर समझें तो सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा किसे? बेंजीन को समझना पड़ेगा। किसे समझना पड़ेगा? बेंजीन को। C6H6 क्या है? बेंजीन। रात को जो है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है बनाया किसने? कैकुले ने। किसने बनाया? कैकुले ने। रात को सपना देख रहा था वो, और सपना देखते देखते उसको पता चला कि उसके अंगीठी के 6 जो कोयले हैं वो घूम रहे हैं आपस में। तो वहां से पता चला कि ये जो बेंजीन के जो ये आपके रिंग, ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं, लाइक दिस। इसे हम लोग क्या कहेंगे? रेजोनेंस। नीट में तो ये भी पूछा गया है कि रेजोनेंस का क्या है, सिंबल क्या है? ये है सिंबल, बहुत साल पहले की बात है। तो ऐसा करने से क्या होता है? डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल जाती है। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो जाती है? बदल जाती है। अगर बेंजीन को अगर आप समझो तो आप देखोगे कि हर एक कॉर्नर पर एक एक कार्बन है। हर एक कॉर्नर पे क्या है? एक एक कार्बन है, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन बोलते हैं। और जब अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं तो मॉलिक्यूल देखा गया कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। एक तो इसके कार्बन, इसके सारे के सारे कार्बन एक ही प्लेन में, एक तो ये प्लेनर है, उसके बाद अल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो कंजुगेशन है, और इसके साथ साथ रेजोनेंस भी है। इसके साथ साथ क्या है? और रही कहीं का सब देखें तो ये एरोमेटिक है। तो मतलब पूरी कायनात चाह रही है कि बेंजीन सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। तो ज्यादातर जो कैंसर के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें बेंजीन ही है। उसमें क्या है? बेंजीन ही। और बेंजीन में हर एक कार्बन पे क्या है आपका? एक एक हाइड्रोजन भी है। तो ये आपको हाइड्रोजन दिखता नहीं है, लेकिन बेंजीन की रिएक्शंस के लिए ये हैलोजन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन की रिएक्शंस के लिए हैलोजन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ध्यान दोगे तो बेंजीन के हर एक कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और बेंजीन के पास कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है जी? कितने सिग्मा और कितने पाई? 6 तो सिग्मा हो गए ये, 6 सिग्मा 3 पाई, और 6 हाइड्रोजन वाले सिग्मा, 12 सिग्मा 3 पाई, 12 सिग्मा 3 पाई हो जाए। इज दैट क्लियर? हाँ या ना बोलो? यस सर। अब ध्यान दो कि बेंजीन के हर एक कार्बन पे क्या है? हाइड्रोजन। हर एक कार्बन पे क्या है? हाइड्रोजन। अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या कर दें? सब्स्टिट्यूट कर दें, और यहाँ पर क्या लगा दें? X लगा दें। क्या लगा दें? X। X क्या है? हेलोजन्स है। X क्या है? हेलोजन्स। दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जब यहाँ पर डायरेक्ट X लगा होगा तो इनको हम लोग बोलते हैं अराइल हैलाइड्स। क्या बोलते हैं? अराइल हैलाइड्स। क्या बोलते हैं? अराइल हैलाइड्स। एक चीज आपको और समझना पड़ेगा कि एरीन्स टर्म कहाँ से आया है। एरीन्स का मतलब क्या होता है? एरोमा। एरीन्स का मतलब क्या होता है? एरोमा। तो जो भी आप देख रहे हैं ना, फॉग वाला ऐड है कि सब कुछ चला जाएगा, लेकिन फॉग की फ्रेग्रेंस नहीं जाएगी। तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर भी बेंजीन के ही कंपाउंड्स हैं, जिसकी वजह से फ्रेग्रेंस आ रही है। जहाँ कहीं भी बेंजीन के अगर कहीं भी फ्रेग्रेंस की बात हो रही है तो वहां पर बेंजीन के ही मॉलिक्यूल्स होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एरीन्स। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एरीन्स। एरीन्स का मतलब होता है एरोमा। एरीन्स का मतलब होता है एरोमा। इज इट क्लियर? यस सर। तो जब बेंजीन से डायरेक्ट हैलोजन लगा होगा तो इसको बोलते हैं अराइल हैलाइड्स। क्या बोलते हैं? अराइल हैलाइड्स। क्या बोलते हैं? और अराइल हैलाइड्स की IUPAC नेमिंग क्या होती है? हेलो एल्केन। क्या होता है? हेलो एल्केन।
और इसी सॉरी हेलो एल्केन नहीं, हेलो बेंजीन, क्या नाम हो जाएगा? हेलो बेंजीन। और इसी हेलो बेंजीन के नाम पर इस चैप्टर का नाम रखा गया है हेलो एरीन। क्या रखा गया? वेलकम टू हेलो एल्केन्स एंड इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब जाके पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अब देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि बेंजीन से डायरेक्ट अगर अब बेंजीन का एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है लाइक दिस। तो इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कई बार बेंजीन में ऐसे सर्कल बना देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ Cl लगाओ तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। अगर इससे डायरेक्ट आपका Br लगा हुआ है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रोमोबेंजीन। क्या बोलेंगे? ब्रोमोबेंजीन। अगर इससे डायरेक्ट I लगा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आयोडोबेंजीन। क्या बोलेंगे? आयोडोबेंजीन। इज दैट क्लियर? हम लोग और एग्जांपल ले लें, जैसे कि मान लीजिए कि अगर बेंजीन से कई सारे हैलोजन्स लगे हुए हैं, अगर कई सारे हैलोजन्स लगे हुए हैं, जैसे कि अगर आप बात करते हो कि मान लीजिए यहाँ पर एक ब्रोमीन ये है और ये भी ब्रोमीन, तो इसकी नेमिंग क्या होगी? इसकी नेमिंग हो जाएगी आपकी 1 2 3। तो 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन। क्या बोलेंगे? 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन। जैसे मान लीजिए कि अल्टरनेट हैलोजन लगा हुआ, तो इसे हमें लोग सिमेट्रिकल भी बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल भी बोलते हैं। और वैसे इसकी नेमिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, दैट इज 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। क्या हो जाएगी? ट्राइब्रोमो बेंजीन। 1 3 ट्राइब्रोमो बेंजीन। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आपने, और अगर इसमें यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया? हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर दिया हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का। यहाँ पे एक चीज आपको और पता होना चाहिए, दैट इज ऑर्थोपैरा। ऑर्थोपैरा पोजीशन बेंजीन में क्या होती है? तो ये नोट डाल के आप लोग लिख लीजिएगा कि ऑर्थोपैरा पोजीशन क्या होती है। बताइए, बेंजीन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, कोई अगर आपसे पूछे कि बेंजीन में ऑर्थोपैरा पोजीशन कौन सी है, तो उसे कहिए कि कोई नहीं, क्योंकि बेंजीन के सारे कार्बन सेम होते हैं। ऑर्थोपैरा पोजीशन एक रिलेटिव पोजीशन है। क्या है? रिलेटिव पोजीशन। आपको ये ध्यान देना होगा, उस जो भी आपसे पूछ रहा है उससे कहिए कि बताओ भाई साहब कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ जुड़ा होगा। तो पहले से जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा दैट विल डिसाइड ऑर्थोपैरा और मेटा पोजीशन। यस। तो बेंजीन फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले ऑर्थो कहलाएंगे, इसके जस्ट सामने वाला पैरा कहलाएगा, और तीसरे नंबर वाला क्या कहलाएगा? मेटा। O stands for ortho, P stands for para और M stands for meta। M stands for meta। अब अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल लें, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल लें, कई लोगों को ये लगता है कि पैरा पोजीशन ये है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है कि फंक्शनल ग्रुप पहले से यहाँ जुड़ा हो तो पैरा पोजीशन ये हो जाएगी। बुकों में देखने के लिए अच्छा बनाया जाता है, तो वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप यहाँ जुड़ा होता है तो पैरा पोजीशन ये होती है। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप थे तो ये हो जाएंगे ऑर्थो और ये हो जाएंगे तीसरे नंबर वाले मेटा, और एक हो जाएगा पैरा। इज दैट क्लियर? यस सर। इज दैट क्लियर? यस सर। अब देखिए, ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग मान लीजिए कि फंक्शनल ग्रुप को यहाँ लगा देते, यहाँ पे तो लगा लिया, यहाँ लगा देते, तो आपका ये हो जाएगा पैरा, ये हो जाएगा ऑर्थो और ये हो जाएगा मेटा। अगर फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है तो ये दोनों ऑर्थो, तीसरे नंबर वाले मेटा, और फिर हो जाएगा पैरा। तो अब हम लोगों ने बिल्कुल कंप्लीटली इंट्रोड्यूस कर दिया, और दैट इज व्हाट? हेलो एरीन। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। और इसको अगर आप जनरल नेमिंग में नाम लिखना चाहो, कई सारी स्टैंडर्ड बुक इसका नाम ये भी देती है, एल्काइल हैलाइड्स एंड अराइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स एंड अराइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स एंड, अगर आप नॉर्मल का है तो हेलो एल्केन्स का मतलब RX, क्या हो जाएगा? RX। और हेलो एरीन्स का मतलब बेंजीन से डायरेक्ट लगा होगा X, बेंजीन से डायरेक्ट लगा होगा X।
और ये एक्स ट्विटर वाला नहीं है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वाला है, और नहीं ये आपके वो वाले एक्स है। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, तो पहले लेक्चर में हम लोग यहीं पे रोकेंगे। ठीक है, इसके आगे अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, कुछ तो हम लोग जनरल नेमिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि आइसो किसे बोलेंगे, आपका नियो किसे बोलेंगे, आपका बेंजाइल क्लोराइड क्या होते हैं, अराइल क्लोराइड्स क्या होते हैं, विनाइल क्लोराइड्स क्या होते हैं, ये सारी चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग पहुंचेंगे कहाँ? प्रिपरेशन में। उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे प्रिपरेशन में, लेकिन ये सारी बातें होंगी कब? नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, भारत माता की जय।